वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो इनका अर्थ है क्या? तो वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हो, जिन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वह मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। पहली बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संपत्ति का अधिकार जो कि 31वां अनुच्छेद है, उसे हटाकर कब हटाया था? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी श्रेणी में डाल दिया गया है। आगे बात करते हैं कि क्या मौलिक अधिकार सीमित है? तो मौलिक अधिकार सीमित है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से इसकी उपयोग करने की आज़ादी नहीं है। तीसरा है, अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। क्या इन्हें हटाया जा सकता है? तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को विशिष्ट परिस्थिति में स्थगित किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित या हटा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो घोषणा हुई है संकटकालीन स्थिति की, उसमें अनुच्छेद 19 तथा 32 में दिए गए अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में नागरिक अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय भी नहीं जा सकता। किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संकटकालीन स्थिति में अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। 21 है जीवन जीने का अधिकार। यह मुख्य रूप से सभी का ही अधिकार है कि सभी अपना जीवन व्यतीत कर सके। चौथा है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 368 में दिए गए तरीकों से इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार के बारे में। तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो पहला है अनुच्छेद 14। तो उसमें क्या है? कानून के समक्ष समानता। सभी कानून की नज़र में समान होंगे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा और कानून की नज़र में सभी बराबर है। तो कानून का समान संरक्षण या फिर कानून के समान समानता, समक्ष यानी उसके साथ सभी समान होंगे, और कानून का समान संरक्षण यानी मान लीजिए आप यदि बस में जा रहे हो, आपने देखा होगा कि जो 18 वर्ष से प्लस के बच्चे होते हैं उनकी पूरी फीस लगती है बसों में, लेकिन आज के टाइम में 6 साल तक के बच्चों की आधी फीस लगती है बस में। तो क्या आप वो कहोगे कि कानून इन्हें समान अधिकार दे नहीं रहा है फीस के मामले में? तो क्या बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, लेकिन उनका संरक्षण अलग अलग होगा। अलग अलग आपने उदाहरण देखा। अब आगे बात करते हैं कि कानून के समक्ष जो समानता है उसमें अपवाद या दोष क्या है। तो पहला दोष है, भारत कानून के तहत विदेशी राज्याध्यक्षों व राजदूतों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो विदेश की असेंबली है उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ जब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हमारे देश के संविधान द्वारा न्यायाधीशों, विधान पालिका के सदस्यों एवं मंत्रियों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनमें आम व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ा जो उदाहरण है टैक्स। आज के समय में कोई भी व्यक्ति जो सरकारी संरक्षण प्राप्त है उन्हें टैक्स देने से छूट है, लेकिन वही उल्टा कि जो आम नागरिक है उन सभी को क्या टैक्स देना पड़ेगा, उनके लिए अनिवार्य है। कानून के समक्ष समानता में आगे पढ़ते हैं भेदभाव से मनाही, जो अनुच्छेद किस में आता है? 15 में। इसके अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कौन? राज्य यानी राष्ट्र किसी भी आधार पर धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा है अवसर की समानता, जो कि है अनुच्छेद 16। इसके तहत आता है कि सरकारी नौकरियों अथवा पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी व्यक्ति नागरिकों को समान अवसर प्राप्त कराएगा और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त
यानी प्राइवेट सेक्टर पर नियुक्त के संबंध में धर्म, नस्ल, जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। क्या है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की जो अनुच्छेद 17 है के द्वारा सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता प्रथा का अंत कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 6 महीने का कारावास, 500 रुपये का दंड या इससे अधिक या ये दोनों दिए जा सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 18। कौन सा है? उपाधियों की समाप्ति। अनुच्छेद 18 के तहत सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अन्य उपाधि प्राप्त नहीं करा सकता। इसके तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि भारत का जो कोई भी नागरिक है वो विदेशी राज्यों द्वारा प्राप्त की गई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। मान लीजिए इंडिया का कोई नागरिक है, विदेश में जाके ब्रिटेन में जो चल रहा है कि वहाँ सर की उपाधि दी जाती है। अब ब्रिटेन से कोई व्यक्ति इंडिया आएगा, सर नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह विदेशी उपाधि है, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता जब तक उसके लिए राष्ट्रपति स्वीकृति न दे। यानी कि आप कोई भी उपाधि ग्रहण करके ले आओ, लेकिन उसको जब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृति न दे दे कि वह उस पद पर रह सकता है, उसका उपयोग कर सकता है उपाधि का। आगे बात करते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस संविधान का प्राण तथा आत्मा स्वतंत्रता का पत्र कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी, वो उसके आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं 19वें अनुच्छेद में क्या है। भारत के मूल जो संविधान है उसमें 19 के अंतर्गत व्यक्ति की 7 तरह की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1978 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के इस भाग से निकाल दिया गया। अब बात करते हैं 6 प्रकार के कौन कौन से अधिकार थे। पहला है भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्वक तथा बिना सशस्त्र के एकत्र होने की आज़ादी, इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, भारत राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण या घूमने की आज़ादी, भारत के किसी भी भाग में रहने की आज़ादी, कोई भी व्यवसाय पेशा अपनाने या व्यापार करने की आज़ादी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भारत के नागरिकों द्वारा सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराना यह अनिवार्य है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार में दंड के विरुद्ध संरक्षण की आज़ादी। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सिवा उस कानून को तोड़ने पर जो उसने तोड़ते समय लागू था। अब मान लीजिए 2020 में कोई कानून था जिसमें आपको 5 वर्ष का कारावास था, लेकिन 2021 में क्या हुआ कि उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। तो यह देखा जाएगा कि जब उस व्यक्ति ने अपराध किया था, अपराधी ने, तो उस समय कौन सा अपराध उसके अंतर्गत आता था वह लागू किया जाएगा कि नहीं। 2020 में मान लीजिए 2020 में व्यक्ति पकड़ा और वह 5 वर्ष के लिए कारावास गया था, लेकिन उसे 10 वर्षों तक कारावास में रखा, तो यह उसके अधिकार का उल्लंघन है, सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता कि एक बार किसी व्यक्ति ने वो अपराध किया है तो उसे दोबारा उसमें दंड नहीं दिया जा सकता। और अगला है कि साथ ही इस अनुच्छेद के तहत किसी अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि वो अपनी गवाही दे कि वह झूठा है और कुछ कारण हो। तीसरा है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
यही अधिकार था जो आपातकालीन स्थिति में भी नहीं हटाया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के अधीन प्राप्त जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकालीन समय में निलंबित नहीं किया जा सकता। 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। इससे क्या होगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना होगा। यह संबंध राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगा। अगला है चौथा, मनमानी गिरफ्तारी तथा नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाते समय उसे जानने का अधिकार है कि उसे किस कारण से बंदी बनाया गया है। उसे अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही बंदी बनाए गए व्यक्ति को के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराना होगा, लेकिन इसमें हवालात से लेकर मजिस्ट्रेट के रास्ते में जो समय होता है उसे ऐड नहीं किया जा सकता। किंतु यह सुविधा शत्रु देश है उसके नागरिक को प्राप्त नहीं है कि वह नज़रबंदी वाले जो व्यक्ति है उन्हें भी प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करें तो यह अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बच्चों व स्त्रियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, उस पर प्रतिबंध है। इस अनुच्छेद के द्वारा बेगार प्रथा यानी काम करवाने के बाद उन्हें पैसा न देना समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 24 में इस बात को स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो 14 साल के वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम कराने के लिए नहीं लाया जा सकता, जिससे कि उसकी स्वास्थ्य दुष्प्रभाव न पड़े। किंतु राज्य सार्वजनिक कल्याण हेतु अपने नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य कर सकता है तथा विषम परिस्थितियों में विशेष प्रकार की सेवा कराने के लिए भी बाध्य कर सकता है। अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया था। अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया था। अब बात करते हैं चौथा अधिकार कौन सा था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में के अनुसार धार्मिक समुदाय को अपनी संस्था स्थापित करने का अधिकार है, चल अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के बारे में बात करें, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था हेतु चंदा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही धार्मिक कार्य हेतु किसी धार्मिक विशेष द्वारा लगाए गए धन टैक्स की से भी छूट मिलती है। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देना वर्जित किया गया है, लेकिन सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण प्राप्त कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार क्या बताया गया है कि नागरिक के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है, उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। साथ ही राजकीय संस्थाओं अथवा राज्य के वित्तीय सहायता प्राप्त कराने के लिए संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की मनाही नहीं की गई है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को स्वेच्छ इच्छा से यानी अपनी इच्छा से शिक्षण संस्था की स्थापना करने तथा उसका प्रबंध करने की आज़ादी है। साथ ही शैक्षणिक संस्था है उस अनुदान देने में राज्य इस कारण भेदभाव नहीं कर सकता कि धार्मिक या भाषा के आधार पर यह संस्था किसी अल्पसंख्यक समूह के अधीन आती है, यानी कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे और जो शैक्षणिक यानी एजुकेशनल राइट है उसको भी बढ़ाएंगे। आगे है छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह मुख्य है, यह आपके हर क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से इसके बीच में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
तो बताया गया है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, यानी जो मौलिक अधिकार है जो आपने अब तक पढ़े हैं उनका उल्लंघन किया जाए, तो व्यक्ति इसके विरुद्ध उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित लेख या रिट जारी कर सकता है। उसके पास यह शक्ति है। पहला रिट कौन सा है, लेख कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी नाम से प्रतीत होता है कि बंदी को दिखाए। इस आदेश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अधिकारी को आज्ञा दे सकती है कि गैर कानूनी ढंग से उसे बंदी बनाया गया है और व्यक्ति को नियत स्थान तथा नियत समय पर पेश किया जाए। अनियत गिरफ्तारी की दशा में न्यायालय उसे आज़ाद करने या स्वतंत्र करने का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ यही था कि बंदी को दिखाया जाए, यानी उसे पेश किया जाए। आगे दूसरा रिट है परमादेश लेख, यानी हमारा जो आदेश है वो परम है, यानी सर्वोच्च है। इसके बारे में बात करते हैं। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों को पूरा करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कंपनी द्वारा घायल मजदूर को, जिसे श्रमिक विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति न देते, अगर नहीं मिलती उसे, तो मजदूर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश लेख जारी करा सकता है, अर्थात वह कंपनी के लिए यह आदेश जारी करा सकता है कि कंपनी उसे क्षतिपूर्ति दे। अगला है निषेध आज्ञा लेख। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को यह आदेश भेज सकती है कि जो यह अमुक कार्य है जो उसके लिए अधिकार नहीं रखता, यानी उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसे न करे, इसे एकदम बंद कर दे। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये क्या करेगा कि यह हाई कोर्ट से अपनी फ़ाइल मंगवा सकता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, जो अधिकार वह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उस फाइल को मंगवा सकता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कोई भी मुकदमा केस नहीं आता, वह हाई कोर्ट उसे मंगवा सकता है। अगला है उत्प्रेक्षण लेख। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय के समक्ष विचारार्थ किसी मुकदमे को अपने पास मंगवा लेता है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय यह अनुभव करता है कि विवाद निम्नलिखित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, वह न्यायालय ठीक ढंग से इसका न्याय नहीं कर रहा है। जो लेख चौथा और तीसरा, यह एक ही लेख आप मान सकते हो कि इसमें क्या बताया गया कि यह आपके कार्य में नहीं आता, अमुक कार्य को यह हमें सौंप दे या उस फाइल को हम मंगवा सकते हैं। और उत्प्रेक्षण लेख में क्या था कि यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, आप इसका सही ढंग से यदि इसका पालन नहीं करवा सकते तो इसकी फ़ाइल हमें दे, यह आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई प्राधिकरण किसी ऐसे कार्य को करने का दावा करता है जिसको करने को उसका अधिकार न हो। यह न्यायालय इस बात की खोज कराता है कि उस व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त था या नहीं। अब लास्ट में बात करते हैं इसके मौलिक अधिकार के आलोचना के बारे में। तो इसकी 7 आलोचनाएं थी, इससे ज़्यादा हो सकती है और है भी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और कितनी आलोचना हो सकती है। पहली आलोचना क्या है? संसद अधिकार को सीमित या समाप्त कर सकती है संशोधन प्रक्रिया द्वारा, या फिर हो सकता है उसमें कुछ ऐड करके उसका कत्ल किया जा सके। यानी मान लीजिए आपको एक तरफ तो आज़ादी दी गई है लेकिन दूसरी तरफ आपसे आज़ादी छीन ली गई है, यानी कि अधिकार देकर अधिकार छीनना। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अभाव। सामाजिक कैसे और आर्थिक कैसे? आर्थिक में आपसे संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया था, और सामाजिक में कैसे कि उसे पूर्ण रूप से बताया नहीं गया है कि समाज में किस निम्न व्यक्ति समाज में निम्न व्यक्ति की उपस्थिति है या नहीं है, अगर है तो उसे आरक्षण क्यों दिया गया।
अगला है निवारक नज़रबंदी व्यवस्था, यानी कि जो नज़रबंदी व्यवस्था है वह दोष है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, जो मंत्री है, किसी दूसरे मंत्री से जो कि विपक्ष का मंत्री है, तो उसे क्या कर सकता है कि उसकी नज़रबंदी करा सकता है। वह उसमें दिखाई ना दे, कोई भाषण ना दे। हो सकता है कि उसे कुछ अपने पर्सनल काम के लिए उस अधिकार को यूज किया गया हो। अगला है अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। लेकिन जो 21वां अधिकार था आपका अनुच्छेद 21, उसमें क्या था? जीवन जीने का अधिकार, जो कि आपातकालीन स्थिति में भी नहीं हटाया जा सकता। अगला है महंगा और अधिक समय का न्याय उपचार। तो महंगा कैसे है? हो सकता है जब आप यदि किसी केस को लड़ने के लिए वकील ले, तो वो हो सकता है कि सरकारी ना हो कर प्राइवेट हो, और प्राइवेट वकील हमेशा ज़्यादा पैसा लेता है। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो एक हियरिंग के लिए मानकर चलो तो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए प्राप्त करते हैं। अधिक समय आपने देखा होगा, कोई केस है वो 12 या फिर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्षों तक इस केस को चलाया जाता हो। अधिकार देकर भी छीनना, बताया कि आप एक तरफ तो अधिकार दे रहे हो और दूसरी ही तरफ उस अधिकार को छीन रहे हो। तो आज हमने बात करी कि मौलिक अधिकार कितने हैं, और उससे भी पहले हमने बात करी थी कि मौलिक अधिकार है क्या। थोड़ा रिकेप कर ले तो मौलिक अधिकार मूल अधिकार थे जो व्यक्ति के लिए अनिवार्य थे, उसके विकास के लिए अनिवार्य थे। ये इसका वर्णन कहाँ किया गया? इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया। और 31वां अनुच्छेद था जो संपत्ति का अधिकार, उसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। किस श्रेणी से? मौलिक अधिकार की श्रेणी से। मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। तो हमने बात करी पहले अधिकार की, कौन सा था? समानता का अधिकार। उसमें आते थे कानून के समक्ष समानता, और उसमें भी कुछ उपवाद थे। उसके बाद थे जो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 में भेदभाव से मनाही थी, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता, 18 के तहत उपाधियों की समाप्ति। फिर आ गए थे हम मौलिक अधिकार 2 पर, जो था स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 6 प्रकार के अधिकार थे 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकार थे। हमने बात करी कि भाषण देने की आज़ादी, शांतिपूर्ण या बिना सशस्त्र के इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या समूह बनाने की आज़ादी, किसी भी देश में मतलब किसी भारत के किसी भी राज्य में, संपूर्ण भारत में घूमने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी, अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी। फिर हमने बात करी दंड के विरुद्ध संरक्षण, जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। आगे है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आज़ादी के बारे में हमने बात करी, और उसी के साथ हमने बात करी थी कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत क्या निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। मनमानी गिरफ्तारी तथा नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण, जो 22 के अंतर्गत आता है। आगे था अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार तीसरा था वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में था कि स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक। अनुच्छेद 24 में क्या था कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य न करें। अगला था धार्मिक आज़ादी 25 से लेकर 28 तक। 25 में था मनुष्य किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। 26 में था कि वह समुदाय में किसी भी संगठन की स्थापना कर सकता है। 27 में था वह चंदा जो लेता है, किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति यदि चंदा लेता है उसे देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तथा धर्म में कार्य हेतु विशेष जो धन प्राप्त होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 28 में सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को पढ़ाएगी। 5वां था सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो 29वें और 30वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता था। लास्ट था 6, जो था संवैधानिक उपचार। इसमें थे 5 रिट। पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी बंदी को हमारे सामने पेश किया जाए। अगला था परमादेश लेख, यानी हमारा जो आदेश है वो परम होगा।
निषेध आज्ञा, यानी आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अगला था उत्प्रेक्षण लेख, यानी कि ऊपर से जो आदेश आएगा उसे लिखित रूप में आपको हमें देना होगा, यानी फाइल का आदान प्रदान, यानी कि हाई कोर्ट किससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी फ़ाइल मंगवा सकता है, किस रीजन पर, कि वह कह सकता है कि आपके यह क्षेत्राधिकार में नहीं आता, क्षेत्राधिकार में यह आपका विषय नहीं आता। लास्ट था 5वां रिट का था अधिकार परीक्षा लेख। यह आदेश था कि सर्वोच्च न्यायालय उस समय यह जारी करता है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति वह काम करने की कह रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, तो न्यायालय उसको खोजेगा कि यह क्या उस व्यक्ति के अंतर्गत आता है, कि वह उस अधिकार में है या नहीं। लास्ट हमने बात करा था कि मौलिक अधिकार की आलोचना में थी 7 प्रकार की, और 7 से यदि अधिक है तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।